जी, आपका शुभ नाम? जी, आशीष नौटियाल। हुँ। ओह! आज आप यहाँ पर युवा विधानसभा में आए हैं, तो आपने आज यहाँ पर युवा विधानसभा में क्या विचार रखे? देखिए, विचार तो आज जो हमारा टॉपिक था वो भू कानून और यूसीसी का था कहीं न कहीं। और भू कानून आपने देखा होगा कि एक तरह से सरकार ने भू कानून तो पास कर दिया है, लेकिन क्या ये वही भू कानून है जिसके लिए हमने प्रदेश भर में इतना आंदोलन करे? क्या ये वही भू कानून है जिसके लिए प्रदेश भर में हमारे लोगों ने लाठियाँ खाई है? क्या या ये वही भू कानून है जिसके लिए 1994 में हमारे उत्तराखंड के लोगों ने अपना बलिदान देके इस उत्तराखंड को बनाया था? और आपने देख रहे होंगे कि इस भू कानून में कहीं 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग रखा गया है। तो क्या ये वो हम ये कहें इसमें कि एक प्रदेश 2 कानून, या इसमें हम ये कहें कि हाँ जी, जहाँ आपको लगता है कि अभी ज़मीन बेच सकते हैं, वहाँ आपने इसको अभी खुला छोड़ा है। आप हमने सबने माँग करी थी कि हिमाचल की तर्ज पे ये भू कानून आना चाहिए, और उसमें हिमाचल की तर्ज में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था क्योंकि उन्होंने लीज सिस्टम कर रखा है। लेकिन आपने इस जो अभी आप कानून लेके आए हैं, इस कानून में पूरा पढ़ा, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं था कि लीज सिस्टम होगा। तो क्या आप ये चाहते हो कि भारी व्यक्ति कोई आए हमारी ज़मीन खरीद के हमारे ही सर पे नाच जाए? क्योंकि अगर आप लीज़ सिस्टम करते, तो कहीं न कहीं ये होता है कि अगर आपने किसी के साथ लीज़ सिस्टम करा, चाहे वो 5 बीघा ज़मीन हो, चाहे 10 बीघा ज़मीन हो, आप लिस्टम सिस्टम करो, वो ज़मीन भी हमारी और वो हमारी इनकम सोर्स भी बनेगी। लेकिन आपने ऐसा करा है कि थाली भी हमारी छिन जाए और उसमें खाना भी हमें ना मिले। तो ये चीज़ हमारे साथ अभी कहीं न कहीं हुई है। बाकी आपने देखा होगा कि इसमें इन्होंने कहा है कि नगर निगम और नगर पालिका में ये लागू नहीं होगा। तो इस तरह से देहरादून पूरा आधा नगर निगम में ही है। तो मुझे लगता है देहरादून में भी फिर ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। दूसरा, आपको जहाँ-जहाँ आपको लगेगा कि कहीं न कहीं ये उत्तराखंड के विकास के लिए होने वाला है, तो आप तो मुझे लगता है वहाँ कल ही नगर निगम, नगर पालिका बना दोगे। उसके बाद ये कानून तो वहाँ भी खत्म हो गया। तो देखिए, स्पष्ट बात है, एक राज्य, एक ही कानून यहाँ होना चाहिए। और हमने बोलते हैं हिमाचल की तर्ज पे कानून हो तो वही कानून चाहिए, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अच्छा, यूसीसी पे क्या विचार है? देखिए, मैं यूसीसी का समर्थन करता हूँ, लेकिन यूसीसी में अगर आपको लगता है कि आपने हमें प्रसाद दिया है, तो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण ज़रूर करेंगे। लेकिन आपका लिविंग रिलेशनशिप मुझे लगता है वो हमारी कल्चर को बहुत बड़ा नुकसान देगा। सेकंड, जो आप उसमें आता है हमारा स्थायी निवास का, जो आप बोलते हो कि 1 साल में आपको कोई यहाँ से बाहरी व्यक्ति आए, वो यहाँ 1-2 साल रहे और उसके यहाँ का स्थायी निवास बन जाएगा। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या हुआ भू कानून लाने का? तो अगर आपको लगता है कि वो 1 साल में यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा, तो फिर मुझे लगता है ना कि हमारी जो जिन लोगों ने यहाँ के लिए बलिदान दिया है, जो यहाँ के मूल निवासी है, उन लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है उत्तराखंड बनाने का? क्योंकि आप आओगे, आप यहाँ 1-2 आप यहाँ किसी को लेके आते हो, उसका वोट बैंक आपका वोट बैंक बनेगा। उसके बाद उसे आप 1-2 साल यहाँ रखते हो, उसके बाद उसे हर चीज़ का अधिकार है, चाहे नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे। तो फ़ायदा क्या है उत्तराखंड राज्य बनाने का? ये हमारा वो है। जी। अच्छा, राज्य में रोज़गार की क्या स्थिति है? देखिए, रोजगार कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि जो ये बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं ये अस्थायी निवासी की वजह से बन रहा है। क्योंकि अगर मूल निवासी यहाँ लागू किया जाए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, हर स्टेट में कहीं न कहीं एक मूल निवासी होता है, एक एक आरक्षण तय होता है कि यहाँ का मूल निवासी का इतना आरक्षण में यहाँ रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल खत्म है। कोई भी भारी व्यक्ति 1-2 साल यहाँ रहता है, उसके बाद यहीं वो नौकरी करना शुरू कर देता है। और जो हमारा प्रदेश का युवा है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ में पिछड़ जाता है। माना मैंने कि बाहर से आया व्यक्ति, क्या पता वो एजुकेट ज़्यादा हो, क्या पता उसे ज़्यादा सुविधाएँ मिल रखी हो, और जो हमारा यहाँ का युवा है, जो पहाड़ में पड़ा है, वो शायद से कहीं न कहीं इस चीज़ में थोड़ा हल्का कम रह चुका है। लेकिन क्या हमारा उत्तराखंड बनाने का उद्देश्य ये था कि हम बाहरी व्यक्ति को ज़्यादा यहाँ रोजगार दें और हमारे जो पहाड़ में रह रहे युवा, वो उनको रोजगार ना मिले? तो मुझे लगता है रोजगार का जो थोड़ा हमारा युवा जो पिछड़ रहा है, उसका रीज़न यही है, क्योंकि जो अस्थायी रूप से जो अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अस्थायी निवास बन रहे हैं निवासी, वो हमारी कहीं न कहीं हमारी रोजगार खा रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका शुभ नाम? वंशिका अग्रवाल। वंशिका अग्रवाल। जी। अच्छा, वंशिका जी, आप आज यहाँ पर युवा विधानसभा में आए हैं। किस विचार के साथ आप युवा विधानसभा में आए हैं? सर, मैं सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रही हूँ और मेरे को जो सबसे बड़ा दिक्कत दिखता है वो यही है कि यूकेपीसीएस के एग्ज़ाम्स रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, अच्छा। जिसके वजह से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट का भी सीन सामने आता है। और लड़कियों को 30% आरक्षण आपने दिया है, पर उनको 30% आरक्षण का मौका तो आधी बार मिलता ही नहीं है, क्योंकि 42 इयर्स तक आप दे सकते हैं उसको, और वो 42 इयर्स में हार्डली 2 या 3 बार ही पेपर दे पाए हैं अभी तक। और आधे लोगों ने पूरा मौका भी नहीं लिया, उससे पहले ही उनका टाइम खत्म हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है यूसीसी में मैं बोलना चाहूंगी
तो जो ये यूसीसी बिल है ये ट्राइबल्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी हमारी कंट्री के माइनॉरिटीज़ के लिए भी। जी। अच्छा, इसके साथ-साथ जो इस समय राज्य और देश की राजनीति है, उस पर क्या विचार है आपका? सर इस समय सब कुछ ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है। अच्छा। पार्लियामेंट में क्या सी मतलब जब पार्लियामेंट शुरू हुआ था तो उसका क्या था कि जो विपक्ष है वो जो अभी लीडिंग पार्टी है उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे। जहाँ पर वो एग्री करते हैं वहाँ पर उनकी सहमति दे, जहाँ पर वो गलत उनको लगता है कि गलत है और देश की तरक्की के लिए कुछ और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं वो दे। पर अब क्या हो गया है पार्लियामेंट में सब कुछ खराब हो गया है। कैसे? खराब ऐसे हो गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बस अपना ही मुद्दा रखना चाहती है सामने। अगर विपक्षी जो पार्टी है, वो सिर्फ़ वो अगर अच्छा भी करना चाहती है, फ़ेवर में पार्टी जो होती है, लीडिंग पार्टी होती है, वो उसका भी विरोध करना चाहती है। जो पार्टी लीडिंग में है, वो विरोध मतलब वो जो विरोधी पार्टी बोलना चाहती है, उसको बिल्कुल ही मना कर देता है, चाहे वो सही भी बोल रही है। क्योंकि सबको अपने मुद्दे ही साफ रखने हैं। कोई चाहता ही नहीं कि दूसरों का ओपिनियन भी लिया जाए और बिना पॉइंट ऑफ व्यू के कोई कंट्री नहीं चल सकती। और तो और हम लोगों ने अपनी जो एक मर्यादा थी पार्लियामेंट की वो हम लोगों ने खो दी है। कोई चप्पल उछाल रहा है, कोई जूते मार रहा है किसी को, सामने बिल फाड़ दिया जा रहा है, ये कौन-सी मर्यादा है? ये ऑगस्टस हाउस था और ऑगस्टस हाउस की जो मर्यादा है लोग भूल गए हैं। सबसे पहले पॉलिटिशियंस को पढ़ाना चाहिए कि ये पार्लियामेंट है क्या? इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? क्या बात! बहुत एक रोचक जानकारी और रोचक विचार हैं आपके। इसी रोचक विचार के सिलसिले में एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर राज्य में हो चाहे देश में हो, रोज़गार की क्या स्थिति है? रोज़गार मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारे एग्ज़ाम्स टाइमली कंडक्ट नहीं होते हैं, उस चक्कर में सबसे बड़ा इश्यू तो रोज़गार का वो ही है। जब एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे, आगे वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर्स हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, एसडीएम वगैरह बनते हैं इससे, उसमें जब तक उनको रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, पीछे के युवाओं को सीट कैसे मिलेगी? उनका रोज़गार कैसे मिलेगा? तो एसडीएम की अपॉर्च्युनिटी तो गई ना। संविदा पे जो लोग रखे जाते हैं, उस पर क्या विचार है आपका? सॉरी कम अगेन? संविदा पे जो एम्प्लॉयमेंट पे रखे जाते हैं एम्प्लॉइज़ उन उस पे क्या विचार है आपके? सर वो तो आपको पता ही है ना कि करप्शन है, अगर कोई टेम्परेरीली आ रहा है तो वो तो सिर्फ़ पैसे लेने आ रहा है। परमानेंट क्योंकि उसको पता है कि मेरी जॉब परमानेंट नहीं है, जो कमा सकता हूँ मैं ये कुछ टाइम में ही कमा सकता हूँ। सरकार का बाद में कुछ पता नहीं है, उनकी कभी भी पॉलिसी चेंज हो जाती है, अभी पेंशन मिल रही है, बाद में नहीं मिल रही है। तो इसलिए जो मिल रहा है बटोर लो। चलिए, शुक्रिया वंशिका बहुत-बहुत और इसी तरह से आप युवा सोच के साथ युवा विधानसभा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।